तो हम पढ़ेंगे आपका राजभाषा। तो राजभाषा जैसे कि आप जानते हैं, तो राजभाषा की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है। राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 में दे रखा है, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान के भाग 17 में है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। ठीक है, राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 में है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 343 से आपको ध्यान रखना है 351, ये किस संबंधित है? राजभाषा संबंधित है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके राजभाषा की, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है, अर्थात राज की भाषा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है राज की भाषा के अंतर्गत? आपको पता होना चाहिए कि जो राज की अगर भाषा की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, बहस होती है, डिबेट होती है, तो उसमें हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत और हिंदुस्तानी, ठीक है, ये भाषा रखने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। अर्थात आपको ध्यान रखना है 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस स्वीकार किया गया था, और वहीं आपको ध्यान रखना है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। बात करेंगे 14 सितंबर 1949 तक, ठीक है। हिंदी दिवस आपको ध्यान रखना, एक नियम समिति बनाई जाती है, इसने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, जिसमें आपको ध्यान रखना है 4 भागों में राजभाषा को हम बांट सकते हैं। एक तो हम संघ की राजभाषा कह सकते हैं, एक प्रादेशिक भाषाएं कह सकते हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाएं कह सकते हैं। बात करें संघ की भाषा की, तो आपको ध्यान रखना है 347 से 344 तक आर्टिकल जो दे रखा है वो संघ की राजभाषा का उल्लेख करता है। प्रादेशिक भाषाओं की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना 345 से 347 तक प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 से 349 में उल्लेख किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके निर्देश की भाषा, यानी विशेष निर्देश की भाषा, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसका उल्लेख 350 से 351 तक दे रखा है। संघ की राजभाषा की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 344 तक है। तो बात करते हैं हम आपके 347 के, ठीक है, मतलब आपको ध्यान रखना है 347 अनुच्छेद जो है इसकी। तो संघ की राजभाषा हिंदी घोषित की गई है, लिपि इसमें आपको ध्यान रखना है देवनागरी को रखा गया है। इसी के साथ साथ आपको और भी तथ्य ध्यान रखने हैं। वहीं बात ध्यान रखनी है आपको भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 347(1) है, ये भी कहता है कि 1965 तक ही अंग्रेजी भाषा को शासकीय कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कब तक? 1965 तक। लेकिन भविष्य आप देखते हैं कि आपका आज भी, ठीक है, अंग्रेजी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बनी हुई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी क्या है? हिंदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कामकाज की भाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। बात करते हैं आपके राजभाषा अधिनियम 1963 की। तो राजभाषा अधिनियम 1963 ये बताता है संघ में अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि राजभाषा आयोग ये अपनी रिपोर्ट जुलाई 1956 में सौंपता है, अनुच्छेद 344, इसमें राजभाषा आयोग का उल्लेख किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1955 में ये बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है, मतलब ये रखा जाता है कि संविधान जब बन जाएगा तो 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और वहीं फिर प्रत्येक 10 साल बाद राजभाषा आयोग बनाया जाएगा, मतलब हर 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ दूसरे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्रथम राजभाषा आयोग जो है 1955 में अस्तित्व में आता है। इसके अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है बीजी खेर को बनाया जाता है, यानी बाल गंगाधर खैर को बनाया जाता है। इसके साथ साथ, ठीक है, इसमें 14 सदस्य शामिल होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं आर्टिकल 344, ठीक है, 2 की। तो राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है ये प्रथम जो संयुक्त राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना 1967 में की जाती है, और अध्यक्ष ध्यान रखना है आपको जीवी पंत को बनाया जाता है, गोविंद वल्लभ पंत को बनाया जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, 20 लोकसभा के सदस्य होते हैं, और जबकि 10 आपको ध्यान रखना है आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में, तो आपको क्या ध्यान रखना है आपका, ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको ध्यान रखना है
आपका आर्टिकल 345 राज्य मंडल का उल्लेख करता है। उस राज्य में, ठीक है, राज्य मंडल होगा, आपको ध्यान रखना है, जिसमें बोली जाने वाली भाषा को प्रशासकीय कार्यों में के लिए मान्यता दे सकता है। मतलब राज्य मंडल का काम क्या होगा, राज्य मंडल के द्वारा उस राज्य में जो भी भाषा बोली जाती होगी उसको प्रशासकीय कार्यों में मान्यता दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक कौन सा अनुच्छेद जिक्र करता है इसका, अनुच्छेद 345। वहीं आपको ध्यान रखना है हिंदी भाषी राज्य जो हैं, आपको ध्यान रखना है जैसे यूपी, एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है। वहीं झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और आपके, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये हिंदी भाषी राज्य हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली, ये कैसे राज्य हैं, हिंदी शासित राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यानी हिंदी भाषी राज्य कह सकते हैं। वहीं आपके बात करेंगे आपके आर्टिकल 346 की, ठीक है। तो आर्टिकल 346 ये कहता है राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा जो होगी, ठीक है, मध्य पत्राचार की भाषा का उल्लेख किया गया। इसमें बताया गया कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जिस भाषा में कम्युनिकेट करना चाहता है उस भाषा में वो कम्युनिकेट कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक कॉमन भाषा होगी तो उसमें ये हिंदी का इस्तेमाल कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बात करें हम आपके आर्टिकल 347 की, किसी राज्य में ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति के द्वारा मान्यता दी जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 347 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ आपको अन्य दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा की अगर बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 में किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं बात करें आपके आर्टिकल 348 की, तो आर्टिकल 348 में आपको क्या ध्यान रखना है, आर्टिकल 348 में आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 348 में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आपका ध्यान रखना है, और ठीक है, ये जो शासकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये निर्णय जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अपना अंग्रेजी में सुना भी सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है विशेष निर्देश की भाषा की अगर बात करें तो विशेष निर्देश की भाषा में आपको ध्यान रखना है इसका उल्लेख अनुच्छेद 350 से लेकर 351 में किया गया है। अनुच्छेद 350 कहता है व्यथा निवारण की भाषा, समस्या के समाधान, आपको ध्यान रखना है इसमें बताया गया किसी भी भाषा में पत्र लिख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके, ठीक है, अनुच्छेद 350 की, 50 का की, यानी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा में शिक्षा लेने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 350 ए के तहत, यानी का के तहत। अनुच्छेद 351 जो है ये कहता है हिंदी भाषा विकास का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया कि हिंदी भाषा का भारत सरकार क्या करेगी, ठीक है, उत्थान करेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है आर्टिकल 120 जो है ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी और अंग्रेजी हो सकती है। ये कौन सा आर्टिकल वर्णन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल आपका 120। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आर्टिकल 210। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आर्टिकल 120 संसद में कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाएगी इसका उल्लेख करता है, और आर्टिकल 210 जो है ये उल्लेख करता है कि जो राज्य विधानमंडल है, ठीक है, तो उसमें किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाए उसके बारे में संदर्भ दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करें आपके स्थानीय स्वशासन की। अब हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बार इसकी मान्यता ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी 1872 में। जो वायसराय था म्यो, इसके द्वारा आपको ध्यान रखना वित्तीय सहायता के लिए स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। वहीं ध्यान रखना है 1882 में वायसराय आपका रिपन आता है, इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन के, ठीक है, लिए एक विधेयक पेश किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1872 में आपको ध्यान रखना है म्यो प्रारंभ करता है, फिर 1882 में इसका और कार्य आगे बढ़ता है, इसके लिए एक विधेयक भी बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रिपन है, रिपन को ये माना जाता है कि भारत में आपका स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, आपका रिपन को माना जाता है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके 1907 की। तो 1907 में आपको ध्यान रखना है शाही आयोग की गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष CEH हॉब हाउस को बनाया जाता है।
इसका उद्देश्य यही था कि स्थानीय स्वशासन के कार्यों की जांच करना। 1907 में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ठीक है शाही आयोग का गठन किया जाता है CEH हाउस की अध्यक्षता में। ये क्या करता है, स्थानीय स्वशासन के जो भी कार्य होते हैं उनकी ठीक है आपको ध्यान रखना है, उनका एक तरह का अध्ययन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ आपको देखिएगा ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि जो स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको ध्यान रखना है कांग्रेस की सरकार में ठीक है आपको ध्यान रखना है ये क्या करते हैं आपके ठीक है और स्थानीय स्वशासन की स्थापना करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं 2 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है 1952 इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उल्लेख किया जाता है, यानी वो चलाए जाते हैं, लेकिन ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होते हैं वो असफल रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको ध्यान रखना है वर्ष 1953। तो 1953 की अगर बात करें तो 1953 में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है, 1953 में आपको ध्यान रखना है नेहरू सरकार ने, यानी आपको ध्यान रखना है ठीक है फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्रसार सेवा का भी गठन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो बलवन राय मेहता समिति है ये 1957 में आती है। इसके अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है BR मेहता यानी बलवन राय मेहता होते हैं। ये अपनी रिपोर्ट 1958 में पेश करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो सिफारिशें हैं ये पंचायती राज के गठन की बात करते हैं। स्थानीय स्वशासन का वास्तुकार भी आपको ध्यान रखना है भारत में ठीक है BR मेहता को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है 1957 में एक इनकी स्थापना की जाती है इनकी अध्यक्षता में ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट 1958 में सौंपते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके ठीक है आपको ध्यान रखना है कि जो स्थानीय स्वशासन है इसको 3 भागों में बांटा जाता है, यानी इसके 3 स्तर बनाए जाते हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है ग्राम स्तर का ग्राम पंचायत, और खंड स्तर पर पंचायती समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद आपको ध्यान रखना है, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपकी बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे आपके ये 2 अक्टूबर 1969 को लागू किया जाता है बगदारी गाँव ठीक है आपको ध्यान रखना है नागौर जिले में आपका राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को ठीक है सबसे पहली बार आपको ध्यान रखना है स्थानीय जो स्वशासन है इसको लागू करने का प्रयास किया जाता है 2 अक्टूबर 1959 को बगदारी गांव नागौर जिले के राजस्थान में। अशोक मेहता समिति क्या करती है 1977 में आपको ध्यान रखना है इनकी अध्यक्षता में अशोक मेहता समिति आपको ध्यान रखना अशोक मेहता की अध्यक्षता में 1977 में गठित की जाती है। ये सिफारिश देती है कि पंचायती राज को 2 भागों में बांटा जाए, आपको ध्यान रखना है एक को मंडल स्तर बोला इन्होंने और एक को ठीक है जिला स्तर कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। मंडल स्तर पर मंडल समिति बनाई जाए, जिला स्तर पर जिला परिषद की ठीक है उल्लेख किया गया था, ये आपको ध्यान रखना, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया था। वहीं आपको ध्यान रखना है एक और अन्य समिति बनती है जिसका नाम है आपको ध्यान रखना डॉक्टर PVK राव समिति, ये वर्ष 1985 में अस्तित्व में आती है। आपको ध्यान रखना है इसमें आपको ध्यान रखना है 1985 में अस्तित्व में आती है। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर PVK राव करते हैं। इसका गठन आपको ध्यान रखना है योजना आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया जाता है ठीक है। किसका गठन 1985 में जो PVK राव समिति आती है इसका गठन किसकी सिफारिश पर किया जाता है, योजना आयोग की सिफारिश पर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है आपको ध्यान रखना है वर्ष 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ देखिएगा और अगर बात करें हम आपके और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको ध्यान रखना है ठीक है योजना आयोग की सिफारिश पर ठीक है 1986 में अपनी रिपोर्ट देती है। सिफारिश इनकी होती है कि पंचायती राज को 4 भागों में बांटा जाए। आपको ध्यान रखना है बलवन राय मेहता समिति 3 भागों में बांटती है, अशोक मेहता समिति 2 भागों में बांटने का उल्लेख करती है, जबकि आपको ध्यान रखना है ठीक है PVK राव जो समिति है ये 4 भागों में विभाजित करने की बात करती है। ये कहती है राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन किया जाए, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए, वहीं मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का गठन किया जाए, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन किया जाए, यह आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है राज्य वित्त आयोग का गठन की अगर बात करें तो राज्य पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाए।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण दिया जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करें आपके स्थानीय स्वशासन की, तो स्थानीय स्वशासन की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, डॉक्टर लक्ष्मीगल सिंघवी समिति 1986 में जो आती है, ठीक है, 1986 में कौन सी आती है, आपको ध्यान रखना है लक्ष्मीगल सिंघवी समिति। तो सिंघवी समिति ये क्या करती है, इनके अध्यक्षता यही होते हैं MLM सिंघवी कह सकते हैं आप, या सिंघवी कह सकते हैं। इनकी सिफारिशें थी कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो आपको ध्यान रखना है, LM सिंघवी जो समिति थी वो बात करती है कि जो भी आपके स्थानीय स्वशासन गठित कर रहे हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जैसे कि संविधान का ये जिम्मेदार सरकार की है, ठीक है, जिम्मेदारी बन जाए कि वो इनकी गठन करें, इनकी देखभाल करें। और इसके साथ साथ स्थानीय स्वशासन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, संवैधानिक दर्जा भी देने की मांग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ देखिएगा और आपको क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जे की मांग करते हैं। वहीं चुनाव और दलीय आधार पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनका चुनाव किया जाना चाहिए। वहीं न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की स्थापना की भी मांग करते हैं, कौन, आपको ध्यान रखना है LM सिंघवी समिति। वहीं आपको ध्यान रखना है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रावधान की बात करते हैं। PK थुंगन समिति आती है आपकी वर्ष 1988 में। तो 1988 में जो आपकी PK थुंगन समिति आती है, इसकी सिफारिशें आपको ध्यान रखनी है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा की ये भी मांग करती है। वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपने क्या देखा था, ये समिति 1986 में आई थी, ये 1988 में आती है, ये भी संवैधानिक दर्जे की मांग करती है। और इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना की भी बात करती है PK थुंगन समिति, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे आपके पंचायतों का संबंध राज्यों से ना होकर संघ से हो, ये इसकी बात करते हैं। 1989 में राजीव गांधी सरकार थुंगन समिति के सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है PK थुंगन समिति की सिफारिशों पर PP नरसिम्हा राव आपको द्वारा आपको ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में प्रस्तुत किया जाता है, और यह आपको ध्यान रखना है। और ये 1992 में ही पास हो जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 22 दिसंबर को और राज्यसभा में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 23 दिसंबर को पास हो जाता है। वहीं बात करेंगे राष्ट्रपति की स्वीकृति की, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसको राष्ट्रपति स्वीकृति जो देते हैं वो 20 अप्रैल 1993 को दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 20 अप्रैल 1993 को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो 20 अप्रैल 1993 को इसकी, ठीक है, मंजूरी दे देते हैं, यह आपको ध्यान रखना है PK थुंगन समिति के सिफारिशों पर, ठीक है। तो 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो इस अधिनियम से पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए क्या करा जाता है, भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा जाता है, और जिसमें आपको ध्यान रखना है ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अस्तित्व में आता है। आपको ध्यान रखना है इसमें कुल अनुच्छेद 16 रखे जाते हैं, जो कि 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है 243 से लेकर 243 ओ तक किससे संबंधित आपके अनुच्छेद रखे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद वो आपके ध्यान रखना है, ठीक है, अनुच्छेद रखे जाते हैं। वहीं इससे संबंधित एक अनुसूची भी जोड़ जाती है, 11वीं अनुसूची, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो विषय इसमें कितने होते हैं, 29 होते हैं, अनुच्छेद कितने होते हैं, 9 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। 243 से लेकर आपके 243 ओ तक भाग कौन सा है, भाग 9 जोड़ा जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति की इस दिन मंजूरी मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करेंगे पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बनता है। वहीं आपको ध्यान रखना है ग्राम सभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए में कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम सभा का जिक्र किस में कहा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए अनुच्छेद आपको ध्यान रखना 243 ए। इसी के साथ साथ देखिएगा आपको और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ क्या ध्यान रखनी है, दूसरी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर दूसरी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ की अगर बात करें हम, तो आपको ध्यान रखनी है 243 सी।
243C में पहले तो आपको 200 पंचायतों का गठन का उल्लेख किस में कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायत का गठन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के मतलब गठन से संबंधित है। वहीं आपको ध्यान रखना 243A जो है एक ग्राम सभा की बात करता है। पंचायतों का गठन आपको ध्यान रखना 243B भी इससे संबंधित है। 243B और आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 40 दोनों इससे संबंधित हैं। पंचायती राज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो इसकी संरचना की बात करता है पंचायती राज व्यवस्था की, तो आर्टिकल 243 आपको ध्यान रखना है, 243C, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है महिला, SC और ST के लिए आरक्षण की बात करता है। पंचायतों में आरक्षण की बात करता है आर्टिकल 243D। पंचायतों के कार्यकाल की बात करता है तो आर्टिकल 243E, ये आपको ध्यान रखना है। 5 साल इनका निर्धारित करता है कार्यकाल। सदस्यों की योग्यता क्या होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आर्टिकल 243F इसका जिक्र करता है। राज्य वित्त आयोग की जो स्थापना है ये भी आपको ध्यान रखना है 243I के तहत की जाती है। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ देखिएगा आपको ध्यान रखना है नगरीय प्रशासन की। तो नगरीय प्रशासन में नगर पालिकाएँ बनाई जाएंगी। प्रथम नगर निगम आपको ध्यान रखना है मद्रास में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1688 में स्थापित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप बात करेंगे आपके प्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास में की गई थी। 1773 में चार्टर एक्ट के द्वारा मद्रास में, कलकत्ता, बम्बई में नगर निगम की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू ने 1924 से 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया था। तो इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में 1924-25 में किसने कार्य किया था, आपको ध्यान रखना है नेहरू ने काम किया था। वहीं आपको ध्यान रखना है 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आता है, ये आपको ध्यान रखना है लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पारित हो जाता है, जबकि राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पारित होता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल 1993 को मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये लागू जो होता है 1 जून से लागू होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाग 9 का इससे संबंधित है, इससे संबंधित भाग 9 का जोड़ा जाता है। वहीं आपको ध्यान रखना है 243P, ठीक है। ओ के बाद आपका आएगा P, 243P से लेकर 243 जो आपका ZG है, ये किससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है आपका, ठीक है, नगर पंचायत से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है इसमें नगर पालिकाओं के गठन की जो बात की गई है ये की गई है अनुच्छेद 243Q में, ठीक है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, ठीक है, इन सब का जिक्र किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है ग्राम से शहर में बदल रहे, ठीक है, जो ग्राम से शहर में बदल रहे उनमें क्या होंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नगर पंचायत होंगी, और जो गांव शहर में बदल रहे हैं, ठीक है, उनमें नगर पंचायत होंगी। और वहीं ध्यान रखना है जो नगर पालिका उनमें होंगी जो छोटे शहर हैं, छोटे शहरों में नगर पालिकाएँ होंगी, ये आपको ध्यान रखना है, नगर पालिका और परिषद। वहीं ध्यान रखना नगर निगम क्या होंगे, जो बड़े शहर होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करें आपके स्थानों का आरक्षण, स्थापनों का आरक्षण आर्टिकल 243T में कहा गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शक्तियाँ 243W में कहा गया है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना 243I के तहत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 243K में जोड़ा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है पंचायतों के लिए। वही आपको ध्यान रखना राज्य निर्वाचन आयोग आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपकी स्थापना 243 आपको ध्यान रखना है ZA के तहत की जाएगी नगर पालिका में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे आपके सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो आपको पता होगा प्रथम सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1774 में की जाती है, कहाँ पर, कलकत्ता में की जाती है। किसके तहत, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, उससे नीचा
हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट की वर्तमान में संख्या 25 है, सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1 है। वहीं इससे नीचे आपको ध्यान रखना है हर जिले में, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करें, प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया जाता है और अन्य जो सदस्य हैं आपको ध्यान रखना चैम्बर वाइट्स और लेमेस्टर को बनाया जाता है। तो इस तरह से 3 अन्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं, कुल 4 सदस्यीय संस्था होती है जब प्रथम आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा आपको ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आपको ध्यान रखना संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है 1 अक्टूबर 1937 को, और इसका स्थान क्या रखा जाता है, दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना, संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की जाती है और दिल्ली इसका स्थान रखा जाता है। वहीं आपको ध्यान रखना है पहले मुख्य न्यायाधीश जो बनाए जाते हैं 1 अक्टूबर 1937 में, तो आपका मोरिस गोयर। इसके साथ 7 अन्य सदस्य बनाए जाते हैं, 7 अन्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। अंतिम मुख्य न्यायालय जो है मुख्य न्यायाधीश जो है आपको ध्यान रखना है हीरालाल कानिया को बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज़ाद भारत के, ठीक है, संघीय न्यायालय के खिलाफ आपको ध्यान रखना है प्रीवी काउंसिल की स्थापना की जाती है, प्रीवी काउंसिल की स्थापना की जाती है। इसमें कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपील कर सकता है संघीय न्यायालय के खिलाफ प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। आपको ध्यान रखना ये ब्रिटेन में इसकी स्थापना थी, ये मतलब बोल सकते हैं जब भारत देश आज़ाद हुआ उससे पहले की बात है। वहीं स्वतंत्रता के बाद आपको ध्यान रखना है संविधान की, तो आपको ध्यान रखना है आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। भाग 5 में दे रखा है इसका उल्लेख, और अध्याय 4 से संबंधित आर्टिकल 124 से 147 तक ये किससे संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है आपके, ठीक है, SCI यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित हैं, ठीक है। और भाग 5 है, ये आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट इसी को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना जब भारत देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तब संविधान में लिखा था 1+7 जो होगा सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या होगी, लेकिन ये समय समय पर बढ़ा दी जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में आज भी इतना ही उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सका है। वहीं ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में फिर इसकी स्थापना की जाती है, किसकी, आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 28 जनवरी 1950 को आपको ध्यान रखना है इसका उद्घाटन किया जाता है, और मुख्य न्यायाधीश उस वक्त हीरालाल जी कानिया जो स्वतंत्र भारत मतलब बोल सकते हो गुलाम भारत के अंतिम मुख्य न्यायाधीश जो थे हीरालाल जी कानिया, उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, ठीक है। और इनकी ध्यान रखना नियुक्ति 25 जनवरी 1950 को की जाती है। वहीं और बात करें आपके सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कैसे कैसे समय समय पर बढ़ाई गई, तो 1956 तक आपको ध्यान रखना है 1956 में इनकी जो संख्या है 1+10 कर दी, यानी इनकी संख्या 11 कर दी, कितने से 8 से बढ़ाकर। 1960 में आपको ध्यान रखना है 14 कर दी, वहीं 1978 में 18 कर दी, 1986 में 26 और 2008 में 31, जबकि 2019 में ये संख्या जो है 34 के आसपास पहुंच चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं आपके सबसे पहले आर्टिकल यानी 124 की, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्णन की बात की गई है, ये आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आर्टिकल 124(2) के तहत की जाएगी, और वहीं ध्यान रखना है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वहीं आपको ध्यान रखना है योग्यताएँ जो हैं वो आपको ध्यान रखना है 124(3) में दे रखी हैं। इसमें बताया गया कि भारत का नागरिक हो, एक या एक से अधिक, ठीक है, हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहा हो, ठीक है, या फिर आपको ध्यान रखना है एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्षों से अधिक अधिवक्ता रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़रों में वो कानून का अच्छा ज्ञाता हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। वकालत के कोर्ट से ये आपको ध्यान रखना, बार ऑफ एडवोकेट ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट में प्रथम न्यायालय आपको ध्यान रखना है MH सीकरी आपको ध्यान रखना है, और सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको क्या ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते का जिक्र किया गया है, किसमें, आर्टिकल 125 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है कि मुख्य न्यायाधीश जो है इनकी जो तनख्वाह होगी वो
0 यानी 2,80,000 होगी। भारत की संचित निधि पर व्यय होगी, आर्टिकल 125 में ऐसा कहा गया है। और मुख्य न्यायाधीश, ये आपको ध्यान रखना है, जबकि अन्य न्यायाधीश की तनख्वाह जो होगी 2.5 लाख के आसपास होगी, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये सब संचित निधि पर भारित होंगी। आर्टिकल 126 जो है ये किसका प्रावधान करता है, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति की बात करता है। किसमें, आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठ जज होगा उसको कार्यवाहक जज के रूप में, ठीक है, स्वीकार किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आर्टिकल जो 127 है ये कहता है सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब है थोड़े समय के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त कर लिया, मतलब काम का अगर लोड ज़्यादा है तो उसको नियुक्त कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की सलाह से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, राष्ट्रपति की सलाह से मुख्य न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किसकी नियुक्ति करेगा, तदर्थ न्यायाधीश की, जब सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति पूर्ति ना हो या बैठकों के लिए जजों की संख्या कम हो, ऐसी स्थिति में ऐसा कर सकता है। आर्टिकल 128 में आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट में जो भी रिटायर्ड जज है इनकी नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। मुख्य न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है, या आपको ध्यान चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति की सलाह से लेकर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपको ध्यान रखना है की सलाह से, आपको ध्यान रखना जो भी रिटायर्ड जज होगा उसको नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की संख्या बढ़ जाने की स्थिति में ऐसा कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक अभिलेख, आर्टिकल 129 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 130 आपका कहता है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो है वह आपके दिल्ली में होगी, या सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली में होगा। आर्टिकल 130 में इसका वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा अपनी बैठकें श्रीनगर और हैदराबाद में भी निश्चित किए रखी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल आपको ध्यान रखना है अधिकतम 65 वर्ष हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ आपको ध्यान रखना है, इसका उल्लेख आर्टिकल 131 में दे रखा है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल, आपको ध्यान रखना शक्तियाँ, ठीक है, कुछ प्रकार की होती है, जैसे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की शक्तियाँ, और ठीक है ये क्या होती हैं आर्टिकल 131 में दे रखी हैं। इनमें क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में जो भी मतभेद होते हैं उनको सुलझाता है, राज्यों और केंद्र के मध्य जो मतभेद होते हैं उनको भी सुलझाने का काम करता है, तो ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। आर्टिकल 132 जो होता है ये कहता है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास प्राप्त है, यानी संवैधानिक मामले में हम अपील अगर करते हैं, संविधान अगर विफल हो जाता है तो उसकी रक्षा के लिए आपको ध्यान रखना अपीलीय क्षेत्राधिकार किसके हाथ में है, आर्टिकल आपको 132 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के। आर्टिकल 133 आपको ध्यान रखना है सिविल मामले में अपील जो है, आपको ध्यान रखना है सिविल मामले में अपील जो है किस में कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है आर्टिकल 134 आपको ध्यान रखना है आपराधिक मामलों में अपील जो है हम आर्टिकल 134 के तहत लगा सकते हैं, आर्टिकल 133 के तहत सिविल मामलों में अपील कर सकते हैं, 132 के तहत संवैधानिक मामलों में, और 131 के तहत आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसका उल्लेख किया गया है। वहीं आपको ध्यान रखना है आर्टिकल जो है 137 आपको ध्यान रखना है संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पुनरावलोकन की शक्तियाँ भी हैं, तो आर्टिकल 129 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और आर्टिकल 137 ध्यान रखना है। तो 129 आपका आर्टिकल क्या कह रहा था, आपको ध्यान रखना है ये एक अभिलेख न्यायालय होगा, और 137 ये कह रहा है आपका, ठीक है, इसके पास अपने जो भी विचार दिए हैं, जो भी न्याय दिए हैं उनको बदल भी सकता है। आर्टिकल 139 क्या कहता है, आर्टिकल 139 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कुछ मामलों में रिट जारी भी कर सकता है, आर्टिकल 139 यह आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है वहीं आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 141, तो इसमें ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी न्यायालयों के लिए
कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास है? आर्टिकल 141 के तहत आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के पास। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकता है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, यानी सलाहकारी क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 में है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है प्रथम महिला न्यायाधीश की अगर बात करें तो मीरा साहिब फातिमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है मीरा साहिब फातिमा, ठीक है, यानी जिन्हें फातिमा बीवी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1989 में इनकी नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान महिला न्यायाधीश आपको ध्यान रखना है बेला त्रिवेदी, हेमा कोहली और बीवी नागरला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो आपको ध्यान 51वें आपके ध्यान रखना संजीव खन्ना थे, जबकि अभी जो वर्तमान में वो आपको ध्यान रखना है गवई जी हैं, ठीक है, ये 52वें नंबर के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा कार्यकाल आपको ध्यान रखना है वाई.वी. चंद्रचूड़ का था, ठीक है, लगभग 7 साल का था, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं सबसे कम कार्यकाल आपको ध्यान रखना है के.एन. सेन का था, कमल नारायण सेन का, यानी लगभग 18 दिन का था। तो सबसे कम समय का जो कार्यकाल था ये किसका था? आपको ध्यान रखना है सबसे कम समय का कार्यकाल के.एन. नारायण का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इसके साथ साथ ध्यान रखना है आपको कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत अस्तित्व में आते हैं। तो प्रथम आपको ध्यान रखना है प्रथम 3 हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष 1862 में की गई थी। कहाँ कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, आपको ध्यान रखना है बॉम्बे में और आपके मद्रास में, ठीक है। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे आपके वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कितना हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, यानी 25वां कौन सा है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2019 को यह अस्तित्व में आया था। वहीं ध्यान रखना है आपको 2013 में गुवाहाटी यानी हाई कोर्ट से 3 उच्च न्यायालय, ठीक है, बनाए गए, ये आपको ध्यान रखना है। गुवाहाटी हाई कोर्ट से 2013 में पहला बनाया गया था मेघालय हाई कोर्ट, दूसरा मणिपुर हाई कोर्ट और तीसरा आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा हाई कोर्ट, ठीक है। तो इनकी स्थापना की गई थी वर्ष 2013 में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप बात करेंगे हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट आपको ध्यान रखना है भाग कौन से में दे रखा है? भाग 6 में दे रखा है, भाग 6 उल्लेख करता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाग 6 में किसकी बात कही गई है? आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट की बात की गई है। राज्यों का संविधान, ठीक है, जो होगा उसकी रक्षा करेगा हाई कोर्ट, यह आपको ध्यान रखना है, यानी संवैधानिक मुखिया होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका अनुच्छेद जो है 214 से 232 है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 214 से लेकर 232 किससे संबंधित है? आपके हाई कोर्ट से संबंधित है। उच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात करें तो आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, यह आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल आपका 214 इस तरह का उल्लेख करता है। वहीं आप बात करेंगे आर्टिकल आपके 231 की, तो 2 या 2 से अधिक आपको ध्यान रखना राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों का एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। ये कौन जिक्र करता है? आर्टिकल 231। राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा, ये 214 कहता है। 241 आर्टिकल जो है ये कहता है केंद्र शासित प्रदेश यानी अपना अलग हाई कोर्ट बना सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल आपका 241 कहता है। इसी का एग्जाम्पल है दिल्ली ने 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना भी की है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 215 कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, आपको ध्यान रखना है। 129 आपका आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट संबंधित है, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, जबकि आर्टिकल 215 जो है ये कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 217 एक जो आपको ध्यान रखना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, ये किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 217(2) जो है ये सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट में जो भी, ठीक है, जज नियुक्त किए जाएंगे उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत, ठीक है, संघ में कहीं भी 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो या फिर 10 वर्षों में हाई कोर्ट का अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी कुछ शर्तें होती हैं। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है? इसी के साथ साथ ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इसकी नियुक्ति आर्टिकल 223 में दे रखी है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है इनकी भी नियुक्ति आर्टिकल 224 में दे रखी है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी।
इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल आपका, ठीक है, जब हाई कोर्ट में आपको ध्यान रखना है केसेस या मुकदमे बढ़ जाते हैं तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 2 वर्ष के लिए नियुक्त कर लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है सेवानिवृत्त, ठीक है। तो जो सेवानिवृत्त आपको ध्यान रखना है यानी रिटायर्ड जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति का जो जिक्र है आर्टिकल 224 का कहता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपको ध्यान रखना है ये किसकी नियुक्ति करते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। वही ध्यान रखना है 15वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1963 की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अधिनियम 1963 के द्वारा जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था कि रिटायर्ड जज को भी हम सुप्रीम हाई कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। हाई कोर्ट में बैठकों के लिए गढ़पुत्री की पूर्ति ना हो या फिर केसेस की संख्या बढ़ जाए, ये आपको ध्यान रखना, इस कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है इनका कार्यकाल कितना होता है, अधिकतम 62 वर्ष होता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि पहले इनका कार्यकाल 60 था, लेकिन 15वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1963 है इसके द्वारा इनका कार्यकाल, ठीक है, बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाए जाना आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है इन आर्टिकल 124 जो है इसके आधार पर दो आधार पर हम इसे हटा सकते हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटा सकते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है आर्टिकल 219 के तहत राज्यपाल। वहीं वेतन और भत्ते की बात करें तो ये भी मुख्य न्यायाधीश आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश उसकी 2.5 लाख होती है और उच्च न्यायालय आपको ध्यान रखना अन्य न्यायाधीश की तनख्वाह जो है 2,25,000 होती है। आर्टिकल 221 में इसका जिक्र किया गया है वेतन और भत्ते की, और ये भी राज्य के संचित निधि पर भारित रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट के जज को पेंशन ठीक है, भारत की संचित निधि से दी जाती है। हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र जो है आर्टिकल 222 के तहत किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ हाई कोर्ट के जज पर प्रतिबंध जो है आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 220 के तहत लगाया जाता है। हाई कोर्ट के जज पर प्रतिबंध, हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं उन पर प्रतिबंध जो है आर्टिकल 220 के तहत लगाया जाता है। वहीं आपको ध्यान रखना है जज जिस हाई कोर्ट से रिटायर्ड होंगे उसे छोड़कर अन्य किसी भी न्यायालय में वो वकालत भी कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं आर्टिकल 226 की अगर बात करें तो हाई कोर्ट के द्वारा आपको ध्यान रखना रिट, ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 227 जो है ये कहता है हाई कोर्ट के 5 प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है, यानी राज्य के सभी न्यायालय और न्यायाधिकरण किसके अंतर्गत होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होंगे, यानी हाई कोर्ट के अंतर्गत होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ महान्यायवादी और राज्य महाधिवक्ता की अगर बात करें